नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जयपुराइट्स विद काइट्स। जी हां, फर्स्ट इंडिया की ओर से मकर संक्रांति की सभी जयपुर वासियों को ढेरों शुभकामनाएं। उल्लास और उत्साह का पर्व मकर संक्रांति की रौनक, काइट्स लवर की भीड़ से गुलजार हुई राजधानी की छतें। देर शाम तक भी जारी है वो काटा वो मारा का शोर और कुछ देर के बाद होप लैंप और आतिशबाजी से रोशन होगी आसमान। कोरोना का गम भुलाकर खुशियों की डोर हाथों में थामे जयपुराइट्स और साथ ही रंग बिरंगी पतंगों के साथ पतंगबाजी का ले रहे मजा। शहर में हर तरफ वो काटा वो मारा का शोर सुनाई दे रहा है। गत मकर संक्रांति के बाद सभी पर्वों का मजा किरकिरा कर चुका कोरोना, लेकिन नया साल और पहला त्योहार लोगों के लिए खुशियां लेकर आया है। पतंगबाजी के साथ ही जयपुर वासी अपनी इम्यूनिटी भी कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग और तिल, मूंगफली, गुड़, गजक जैसे व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। छतों पर भोजन के साथ साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का भी रसा स्वादन हो रहा है, लेकिन पतंगबाजी के साथ जरूरी चीजों का भी ख्याल रखें। चाइनीज मांझे से दूरी और छतों के किनारों से खुद को और बच्चों को भी बचाए रखें। साथ ही घायल परिंदा दिखने पर मदद करने से भी आप चूके नहीं, ये सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है फर्स्ट इंडिया की। मकर संक्रांति का पर्व है। सुबह से ही बड़ी संख्या में जयपुराइट्स छतों पर मौजूद हैं। छतों से ही पतंगबाजी वो लगातार कर रहे हैं और साथ ही पतंगबाजी के साथ ही म्यूजिक की धुन भी है और उसी बीच गजक रेवड़ी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। मकर संक्रांति पर 2 दर्जन से अधिक घरों में खलल पड़ गया। त्योहारी उत्साह के बीच हादसों में घायल पहुंचे अस्पताल। जी हां, एक तरफ मकर संक्रांति का पर्व, लेकिन उसी बीच 2 दर्जन से अधिक घरों में खलल किस तरीके से हुआ त्योहार के मौके पर, वो भी आप समझिए। त्योहारी उत्साह के बीच घायलों में जो घायल थे वो अस्पताल पहुंचे। हादसों में घायल कई लोग भी हुए। अकेले एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे 18 मरीज और साथ ही पतंग मांझे से कटने से 18 केस अस्पताल पहुंचे। हालांकि कोई भी गंभीर मामला सामने निकलकर नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग हिस्सों से तमाम खबरें आईं जो चिंताजनक रही। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मकर संक्रांति पर पूजा अर्चना की। राजभवन स्थित शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और राजभवन स्थित गौशाला में गायों को चारा भी खिलाया, गुड़ भी खिलाया, कंबल ओढ़ाया और कहा कि मकर संक्रांति से दिन बड़े और रातें छोटी होनी प्रारंभ हो जाएंगी और इसी पावन दिन से धरती पर उजास में वृद्धि शुरू होती है और इस पवित्र दिन पर गौ सेवा करने और दान से पुण्य में वृद्धि होती है। हम सभी को गरीब असहाय लोगों की मदद करते हुए इस पर्व को मनाना चाहिए और राज्यपाल ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और संपन्नता की भी कामना की है। तो उन्होंने गौशाला में जाकर गायों को चारा भी खिलाया और साथ ही प्रदेश में किस तरीके से खुशहाली आई, क्योंकि 2020 में हम सभी ने देखा तमाम परेशानियों का सामना भी सभी को करना पड़ा प्रदेश के साथ साथ। अब जब मौका था मकर संक्रांति का तो राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में खुशहाली आई, ऐसी वो कामना करते हैं। बांसवाड़ा में राजा बासिया भील की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल लोकार्पण किया और साथ ही कहा मनरेगा जैसी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिला है तो वो आदिवासी जिलों को ही मिला। यूपीए राज में योजनाएं बनाई गई जिनका सीधा फायदा उनको पहुंचाया गया। राजीव गांधी ने पीएम बनते ही पहला दौरा आदिवासी इलाकों का ही किया। कांग्रेस सरकारों ने आदिवासियों का ध्यान रखा, ख्याल रखा। आदिवासी इलाकों के विकास में कोई कमी नहीं आने देगी सरकार। इसको लेकर भी लगातार कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। मौका बेहद महत्वपूर्ण था और इसी मौके पर किस तरीके से बड़ी बड़ी बातों का जिक्र सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा। उन्होंने कहा कि आदिवासी अंचल में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ये कोशिश लगातार की जा रही है और किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए ये भी सरकार की लगातार कोशिश है। बांसवाड़ा में राजा बासिया भील की प्रतिमा का अनावरण, वर्चुअल लोकार्पण में मुख्यमंत्री गहलोत का संबोधन भी हुआ। उन्होंने कहा कि आधुनिक बांसवाड़ा और आधुनिक राजस्थान कांग्रेस की ही देन है। साथ में बांसवाड़ा समेत आदिवासी इलाके के विकास में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। सरकार लगातार प्रयत्नशील है, कोशिश भी कर रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांगों को पूरा करने का प्रयास लगातार किया जाएगा। आज अच्छा लगा जब सभी दल के लोग एक साथ बैठे और उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी समाज का गौरवपूर्ण इतिहास प्रेरणादायी है। साथ ही टीएसपी क्षेत्र के विकास में नहीं रखेंगे कोई कमी, कोई कोताही। आदिवासी क्षेत्र के महापुरुषों ने देश की आजादी और सामाजिक चेतना जागृत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस अंचल के गौरवपूर्ण इतिहास पर हम सभी को गर्व है, सभी गौरवान्वित हैं और लगातार नजर आदिवासी अंचल पर रहेगी। सरकार की कई योजनाएं भी उनके लिए लाई जा रही हैं। आगे भी सरकार की यही कोशिश होगी कि आदिवासी इलाकों में कोई कोर कसर ना छूटे और सभी को आदिवासी अंचल के गौरवपूर्ण इतिहास पर गर्व है।
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन कल जयपुर आने वाले हैं। कल जयपुर आएंगे और कल सुबह इंडिगो की फ्लाइट से 11:45 का वक्त है जब पहुंचेंगे जयपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन कल जयपुर पहुंचेंगे। सुबह का वक्त है, इंडिगो की फ्लाइट से वो आएंगे। 11:45 का वक्त जब पहुंचेंगे और सिविल लाइन फाटक पर किसान अधिकार दिवस कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। अजय माकन का कल ही दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है। कल रात को 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इंडिगो की फ्लाइट से ही दिल्ली जाने का उनका खास कार्यक्रम है। यहाँ पर खास कार्यक्रम भी हो रहा है जहां वो शिरकत करेंगे। इससे पहले भी आपने देखा था कि वो आए थे जयपुर और काफी देर तक सीएम से चर्चा भी हुई थी, सीएम से मुलाकात भी हुई, पीसीसी चीफ से भी मुलाकात उनकी हुई और उसके बाद दोबारा से कल वो जयपुर पहुंच रहे हैं। तो उनके इस दौरे पर नजर हालांकि लगातार बनी रहेगी। किसान अधिकार दिवस कार्यक्रम है जिसमें वो हिस्सा लेंगे और उसके बाद रात 8 बजे का वक्त है जब इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली वापस रवाना होंगे। मकर संक्रांति पर कांग्रेस और भाजपा में सियासी पतंगबाजी। जी हां, मकर संक्रांति का मौका और कांग्रेस साथ में भारतीय जनता पार्टी में सियासी पतंगबाजी हुई। ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपको समझाते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सिंबल वितरण को दिया अंतिम रूप और कल राजभवन से जुड़ी तैयारियों को लेकर भी बात की। वहीं भाजपा में निकाय चुनाव प्रत्याशियों को लेकर सियासी पतंगबाजी हुई। सियासत की पतंगबाजी के दाव पेच में व्यस्त रहे भाजपाई। प्रदेश कार्यालय में हुई निकाय चुनाव समिति की बैठक। सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, अर्जुन राम मेघवाल, चंद्रशेखर इस बैठक का हिस्सा बने। एक तरफ कांग्रेस में भी लगातार मंथन जारी है, एक तरफ बीजेपी भी लगातार कोशिशें कर रही है। दोनों ही लगातार पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। आज मकर संक्रांति का मौका, सियासी दावपेच किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ये दोनों की कोशिश है। 29 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। 29 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 29 जनवरी को सुबह 11 बजे होगा राष्ट्रपति का संबोधन और संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश होगा आम बजट और 15 फरवरी तक चलेगा संसद का बजट सत्र। 8 मार्च से 8 अप्रैल तक बजट सत्र का दूसरा फेज भी चलेगा और इसके साथ ही क्या कुछ खास बजट सत्र में इस बार रहने वाला है, इस पर भी सभी की निगाह होगी। और कहा यह जा रहा है कि 15 फरवरी तक संसद का ये बजट सत्र चलेगा। उसके बाद 8 मार्च से 8 अप्रैल तक का वक्त होगा जब दूसरा चरण चालू होगा। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। गौ सेवा कर मनाया मकर संक्रांति का पुण्य पर्व। जी हाँ, संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी रहे। वहां पर गौ सेवा कर मकर संक्रांति का पुण्य पर्व उन्होंने मनाया। उन्होंने कहा कि पशु, पक्षी, धरा, सूर्य, पेड़ अर्थात संपूर्ण प्रकृति की आराधना का महापर्व है संक्रांति। सेवा और समर्पण हमारे संस्कारों का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न भाग है। मकर संक्रांति पर पूरे देश में उत्साह और उमंग का माहौल है। भरपूर अन्न उत्पादन और किसानों की खुशहाली की कामना करता हूं। कोचिंग संचालन की बच्चों अभिभावकों की मांग का समर्थन भी किया और कहा कि स्वदेशी वैक्सीन कोरोना के खात्मे में कारगर रहेगी। कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। मकर संक्रांति पर शुभकामनाएं तो दी ही, साथ में उन्होंने कोचिंग संस्थानों को लेकर भी, अभिभावकों को लेकर जो परेशानियां निकलकर सामने आ रही है उस पर भी अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी के नेता भवानी सिंह राजावत का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। किसान आंदोलन और भाजपा में अंदरूनी खींचतान पर बोले भाजपा नेता भवानी सिंह राजावत। उन्होंने क्या कहा, ये कानून किसान हितों के लिए है, किसानों के लिए नए युग की शुरुआत है। किसानों को समझना होगा ये वरदान है। समर्थन मूल्य बरकरार रहेगा। एमएसपी कहीं नहीं जाने वाली है, वो जैसे मिल रही थी वैसे ही मिलती रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, किसानों को समझना होगा। भाजपा में अंदरूनी खींचतान पर कहा कि पार्टी में कोई विद्रोह की स्थिति नहीं है, समर्थक अपना क्लब बना लेते हैं। बीजेपी एक है, कांग्रेस बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक थी और एक ही रहेगी। कांग्रेस में बौखलाहट है जिसकी वजह से कांग्रेस के नेता इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। कोरोना टीकाकरण में निकाय अधिकारियों की लापरवाही सामने आ गई है। बड़ी जानकारी ये भी है कि कोरोना टीकाकरण में निकाय अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई है। प्रदेश के 66 निकायों ने नहीं किया फ्रंटलाइन वर्कर कार्मिकों का डेटा अपलोड। अभी तक जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन लगनी है उनकी डेटा अपलोड नहीं की गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। अब स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आयुक्त अधिशासी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस की प्रति सूचनार्थ भेजी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को। अब एक तरफ कोरोना की वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन किस तरीके से आगे बढ़ेगी, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, सभी को आगे मिलकर चलना, ये खुद सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने भी कहा है। लेकिन ऐसे में अगर लापरवाही निकलकर सामने आती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है। कृषि कानूनों पर बनी कमेटी से अलग हुए भूपिंदर सिंह मान। ये बड़ी जानकारी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी और अहम जानकारी है। कृषि कानूनों पर बनी कमेटी से अलग हो गए हैं भूपिंदर सिंह मान। सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से लिया गया नाम वापस और भूपिंदर सिंह मान ने कहा
खुद को कमेटी से अलग कर रहा हूं, किसान भाइयों के साथ हमेशा खड़ा था। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा भूपिंदर सिंह का कमेटी से अलग होना आंदोलन की वैचारिक जीत है। भूपिंदर सिंह के अंदर का किसान जाग गया है। वही कमेटी के सदस्य अनिल घनवत ने नाम वापसी की खबरों का खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कमेटी से नाम वापस नहीं लूंगा, कमेटी से बाहर नहीं जाऊंगा। हम लोगों पर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन मैं करूंगा। अब इसको लेकर भी कई तरह की बातें निकल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि किसानों के भीतर भी अलग अलग गुट बने हुए हैं और उन्हीं गुट में से अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब आगे क्या होगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई पर छापेमारी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर सीबीआई पर छापेमारी। 4 सीबीआई अधिकारियों के घर पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में छापेमारी हो रही है। अब क्या डिटेल्स वहां से निकल रहे हैं, ये 4 सीबीआई अफसर आखिर है कौन, इसको लेकर भी डिटेल्स लगातार इकट्ठा की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी है कि सीबीआई के भीतर ही छानबीन चल रही है, छापेमारी चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह 4 चुनावी राज्यों में करेंगे दौरा। वो राज्य कौन कौन से हैं वो भी आप जानिए। बंगाल, असम समेत 4 राज्यों के दौरे पर अमित शाह रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 4 चुनावी राज्य जहां पर चुनाव होने हैं वहां का दौरा करेंगे। बंगाल उनमें शामिल है, असम उनमें शुमार है और साथ ही बंगाल, असम समेत 4 राज्यों का दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के अलावा रोड शो भी करेंगे गृह मंत्री और जानकार सूत्रों के मुताबिक 30 से 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल का 2 दिवसीय दौरा वो करने वाले हैं। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी करेंगे शाम। इससे पहले 24 जनवरी को असम दौरे पर रैली को करेंगे संबोधित। 16 और 17 जनवरी को कर्नाटक दौरे पर भी रहेंगे अमित शाह। साथ में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात वो करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की लगातार नजर बनी हुई है, जहां पर भी आगामी चुनाव होने विधानसभा के वहां पर लगातार नजर है, लगातार मंथन भी किया जा रहा है। और इसी फहरिस्त में जब आगे बढ़ेंगे, वहां पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, तो आखिर किस तरीके से वहां पर रणनीति बनाई जाती है वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर है। देश में 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन। ये बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण खबर भी है, लगातार इंतजार इसका सभी को है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। देश में 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन। टीकाकरण को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे टीकाकरण अभियान की शुरुआत। आगाज पीएम के हाथों होगा। 16 जनवरी को कोविन ऐप की भी लॉन्चिंग होगी। पूरे देश में आज पहुंच जाएगी वैक्सीन। गर्भवती महिलाओं को नहीं लगाया जाएगा कोरोना का टीका, ये पहले साफ कर दिया गया है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी टीका नहीं लगाया जाएगा, वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। कल से वैक्सीनेशन पर आधारित कॉलर ट्यून सुनाई देगी। अब कल से चूंकि वैक्सीन की प्रक्रिया भी आगे बढ़नी है परसों से, तो कल से कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन पर आधारित कॉलर ट्यून भी सुनाई देगी आपको। और साथ ही उसी ट्यून के आधार पर एक मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है, किस तरीके से सभी को मिलकर साथ चलना है और कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन की प्रक्रिया जो आगे बढ़ रही है उस पर सभी को बहुत सारी उम्मीदें हैं। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। WHO के 10 एक्सपर्ट की टीम पहुंची चीन के वुहान शहर। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। WHO के 10 एक्सपर्ट की टीम चीन के वुहान शहर पहुंची। कोरोना की जड़ तक पहुंचने के लिए WHO की टीम पहुंची है वुहान। कोरोना वायरस कहां से आया इसकी जांच करेगी WHO की टीम, लेकिन WHO की टीम को चीन ने 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन कर दिया है। लगातार पूरी दुनिया ये जानती है कि कोरोना का जो आगमन हुआ, कोरोना जहां से आया वो चीन ही है और चीन के वुहान शहर से ही कोरोना निकल कर आया, ये सभी को पता है। लेकिन इसके बाद अब WHO की टीम वहां पर गई है। अब किस तरीके से पता लगाया जाता है, किस तरीके से टीम वहां पर काम करती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उससे पहले की खबर यह है कि WHO की टीम को क्वारंटीन कर दिया गया 2 हफ्ते के लिए। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर है। प्रदेश के जिलों में आज पहुंच रहा जीवन रक्षक टीका, ये बड़ी जानकारी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर है। प्रदेश के जिलों में आज पहुंच रहा जीवन रक्षक टीका। 5,43,500 कोरोना वैक्सीन की खेप को जिलों में किया गया डिस्ट्रीब्यूट। सिटी कॉलोनी स्थित CMHO कार्यालय पर चिकित्सा विभाग की टीम अलर्ट है। जिलों से आई गाड़ियों में पुलिस की निगरानी में भेजी गई वैक्सीन। जयपुर के स्टेट वैक्सीन स्टोर से 5 संभागों के जिलों में भेजी गई है वैक्सीन। अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, दौसा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, बूंदी, भरतपुर में पहुंची वैक्सीन। साथ में अजमेर में 23,360 और साथ ही अलवर में 24,900, 12 में 9,180, बाड़मेर में 11,590 वैक्सीन
और साथ ही भरतपुर में 13,360, बीकानेर में 18,490, बूंदी में 9,620, चूरू में 12,380, दौसा में 7,150 वैक्सीन पहुंची है और धौलपुर में 6,340, हनुमानगढ़ में 10,820, जयपुर फर्स्ट 51,310, जयपुर सेकंड 22,360 वैक्सीन पहुंची है। जैसलमेर में 4,110 वैक्सीन की खेप पहुंची, जालोर में 12,900 पहुंची है, झालावाड़ में 13,570, साथ में झुंझुनू में 13,500 वैक्सीन पहुंची है। जोधपुर 36,070, करौली 6,980, कोटा में 20,220, नागौर 23,570, पाली 17,120 वैक्सीन और साथ ही सवाई माधोपुर में 8,990, सीकर में 12,400, सिरोही में 4,210, श्रीगंगानगर में 17,750, टोंक में 9,250 वैक्सीन। साथ में उदयपुर पहुंची 1,05,000 डोज का यूं होगा वितरण। बांसवाड़ा में 14,380, चित्तौड़गढ़ में 13,220, डूंगरपुर में 13,210, प्रतापगढ़ में 8,140, राजसमंद में 10,790, उदयपुर में रहेगी 40,410 वैक्सीन और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 20,000 की खेप केंद्र के निर्देश के बाद डिस्ट्रीब्यूटर आगे उसको भेजेंगे। पूर्व आईएएस ए.के. शर्मा भाजपा में शामिल हो गए हैं। बड़ी जानकारी ये भी है कि पूर्व आईएएस अफसर ए.के. शर्मा भाजपा में शामिल हुए। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की मौजूदगी में शामिल हुए। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा उनकी मौजूदगी में शामिल हुए। पूर्व आईएएस ए.के. शर्मा भाजपा में और साथ ही पीएम मोदी के करीबी है ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा ने कहा, भाजपा में शामिल होने की मुझे खुशी है। 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं शर्मा और अब उनके भाजपा में शामिल होने के बाद कई कयास भी लगाए जा रहे, कयासों के बाजार कर। आंध्र में टीडीपी को आधार खोने का डर सताने लगा है। आंध्र में टीडीपी को आधार खोने का डर है। अब ये डर क्यों टीडीपी के भीतर है वो भी खबर आप समझिए। टीडीपी ने पैठ जमाने के लिए अब हिंदुत्ववादी राजनीति की ओर से बढ़ा दिए हैं कदम। भाजपा को पराजित करने के लिए रणनीति में जुटी है टीडीपी। वाईएसआरसीपी के सांसद बी दुर्गा प्रसाद राव के निधन के बाद तिरुपति में हो रहा उपचुनाव और तेलंगाना में प्रदर्शन से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी तिरुपति चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, लेकिन टीडीपी हिंदुत्ववादी राजनीति के जरिए रोकना चाहती है भाजपा को और जवाब में भाजपा विजयनगरम में राम तीर्थम से तिरुपति के पास कपिल तीर्थम तक रथ यात्रा निकालेगी। भाजपा अलग अलग जातियों के प्रभावशाली टीडीपी नेताओं को लुभाने की लगातार कोशिश कर रही है और ये डर अब टीडीपी को सताने लगा है कि अगर भाजपा वहां पर सक्रिय होती है तो उसका आधार वहां पर खिसक जाएगा, कमजोर हो जाएगा और इसीलिए लगातार कोशिश भी टीडीपी कर रही है। तमिलनाडु में पोंगल पॉलिटिक्स चल रही है। जी हाँ, तमिलनाडु में इस साल होने विधानसभा के चुनाव। पोंगल पॉलिटिक्स हम क्यों कह रहे हैं वो पूरी खबर आपको समझाते हैं। तमिलनाडु में इस साल होने विधानसभा के चुनाव, जयललिता और करुणानिधि के निधन के बाद करिश्माई चेहरों की वहां पर कमी है और इसी वजह से सभी दल जनता को लुभाने के लिए तोपों की बारिश कर रहे हैं, बरसात कर रहे हैं। जयललिता की सत्ताधारी एआईएडीएमके इसी के जरिए चुनाव अभियान शुरू कर रही है। प्रत्येक परिवार को 2,500 नकद, गन्ने, एक शर्ट, एक साड़ी देने का ऐलान कर दिया गया और मदुरई में पोंगल के बड़े आयोजन के साथ डीएमके लैपटॉप, सिलाई मशीन बांट रही है। एआईएडीएमके की समर्थक भाजपा भी इस पूरे मौके को भुनाने में लगातार जुटी हुई है। नम्मा ओरू पोंगल अभियान के लिए जेपी नड्डा आज तिरुवल्लुर पहुंच रहे हैं। हरीश रावत के दांव से बढ़ी कांग्रेस हाईकमान की मुश्किलें। जी हां, हरीश रावत के दांव से उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस हाईकमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रावत ने अगले विधानसभा चुनाव से साल भर पहले खेला दांव, चुनावी रण का सेनापति घोषित करने का दांव। इसका असर पड़ सकता है सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की पार्टी की रणनीति पर भी। जी हाँ, क्योंकि 2022 में होने हैं वहां पर चुनाव और चुनाव की कांग्रेस और हरीश रावत दोनों के लिए वो चुनाव जो 2022 में होने वो बेहद खास है। राज्य की सियासत में अपनी मजबूत पैठ कायम करना चाहती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने का पार्टी हाईकमान का है मकसद और पुराने जैसे नए प्रभारी के साथ पटरी नहीं बिठा पा रहे हरीश रावत। एक बार पहले भी ये हो चुका है वहां पर सियासत किस तरीके से गरमाई वो सबको याद। एक बार फिर से हरीश रावत की वजह से कहा जा रहा है कि हाईकमान मुश्किल में पड़ सकती है। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।